हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। तो चलिए देखते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स होता क्या है। यहाँ पर हम लोग दो कर्व ले लेते हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे। देख लीजिए, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप दोनों कर्व पर एक एक टेंजेंट तो आसानी से ऐसे खींच सकते हो। एक ये टेंजेंट हो जाएगा और दूसरे वाले कर्व पे हम लोग इधर से ऐसे एक टेंजेंट खींच देते हैं। ठीक है, तो ये जो दो टेंजेंट खींच रहे हैं इन दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, इनके बीच का जो एंगल देख रहे हैं, इसी एंगल थीटा और इसको 180 माइनस थीटा ना लिखेंगे, इसी एंगल थीटा और 180 माइनस थीटा को एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व कहेंगे। यानी कि आप इसे डिफाइन करना चाहो तो ऐसे डिफाइन कर सकते हो, लिख सकते हो कि द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन of two curves is defined to be the angle between the tangents to the two curves at their, कहां पर जी, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, their point of intersection। तो समझ गए क्या होता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। यानी कि जो अगर दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें जिस पॉइंट पे, और उस पॉइंट पर जो आप टेंजेंट खींचेंगे और उन टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होगा वही आपका क्या होगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए चलिए हम लोग फॉर्मूला समझ लेते हैं। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ध्यान से देखिएगा, एक्स, इधर आपका एक्स डैश, वाई, और ये वाई डैश। हम लोग क्या करते हैं, इस पे कर्व खींचते हैं। देखिए, एक कर्व ऐसे खींच देते हैं जिसको नेम दे देते हैं, मान लीजिए C1 है, और दूसरा कर्व जो है ना इस तरह से खींच देते हैं, इसका नेम दे देते हैं कि ये कर्व आपका C2 है। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा, उसकी बात करते हैं। तो वो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में दो टेंजेंट खींचेंगे। तो चलिए मैं एक टेंजेंट ऐसे यहां खींच देता हूं इस वाले कर्व के लिए। ठीक है, ये एक टेंजेंट हो गया, और इस वाले कर्व पे एक मैं टेंजेंट ऐसे यहां खींच देता हूं। ठीक है, यहां पे खींच देता हूं। समझ रहे ना बात को। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं कि ये जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस के साथ θ1 एंगल फॉर्म कर रहा है, और ये जो टेंजेंट है इस एक्स एक्सिस के साथ θ2 एंगल फॉर्म कर रहा है। तो आपको याद होना चाहिए कि जितना एंगल फॉर्म करता है उसका tan में जो वैल्यू होता है उसका स्लोप होता है। उसका tan में जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, उसका स्लोप होता है। ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर इसे L1 से डिनोट कर देते हैं और इसको L2 से डिनोट कर देते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट L1 जो होगा वह क्या हो जाएगा, tan θ1 होगा, और स्लोप ऑफ टेंजेंट L2 जो होगा वह क्या होगा, वो क्या होगा, tan θ2 होगा। समझ रहे हैं ना, पढ़े हुए हैं क्लास 11th में भी आप। चलिए, तो जो चीज हमने फिगर में यहाँ पे दिखाया हुआ है उसको पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का भी कुछ नाम देते हैं, P देते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट C1 एंड C2 बी टू कर्व्स। अच्छा, उसका इक्वेशन भी कोई चाहो तो ले सकते हो, नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। टू कर्व्स इंटरसेक्ट
intersect at a point P, ठीक है। अच्छा, tangents L1 and L2 pass through the point of intersection P, formed point of intersection P and formed angle θ1 and θ2 with x-axis respectively, ठीक है। फिर इसमें ये ले लेते हैं कि लेट dy by dx जो है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, dy by dx है। अच्छा, अब हम लोग ये मान लेते हैं कि इन दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। लेट L1 and L2 formed angle theta on P, पॉइंट P पे वो थीटा एंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर ये जो आप थीटा एंगल देख रहे हैं और ये जो θ2 देख रहे हैं, ये इन दोनों का सम ये θ1 के इक्वल हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से, हो जाएगा ना जी। यानी कि आप थीटा इक्वल टू में लिख सकते हैं θ1 माइनस θ2। अब tan लगा देते हैं, टेकिंग tan बोथ साइड, तो यहां से मिल जाएगा tan थीटा इक्वल टू में tan θ1 माइनस θ2, यानी आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू में tan θ1 माइनस tan θ2 बाई में 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2। हम लोग फॉर्मूला लगा दिया। अब इसके बाद देखिए tan θ1 क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ लाइन L1 है, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट है किसका, L1 का, ठीक है। और tan θ2 क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट L2 का है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए tan थीटा इक्वल टू में, तो tan θ1 क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट L1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने dy by dx लिया था और dy by dx लिया है, और dy by dx किस कर्व के लिए, तो पहले वाले कर्व C1 पे लिए। बात को समझे ना जी। ये जो dy by dx देख रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट है और कर्व पहले वाले का टेंजेंट के लिए, तो वो क्या है, tan θ1 है आपके क्वेश्चन में, आपके प्रॉपर्टी में इसमें। अच्छा, और dy by dx दूसरे वाले कर्व C2 के लिए वो क्या हम लोग ऊपर लिखे थे, tan θ2 लिखे थे ना। तो यहाँ पे dy by dx एट C1 कर्व C1 और माइनस dy by dx ऑफ कर्व C2 बाई में हो जाएगा 1 प्लस dy by dx ऑफ कर्व C1 और dy by dx यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व C1 C2, ठीक है, प्रोडक्ट में है। तो यहां से ये फॉर्मूला बन के आ गया कि अगर दोनों कर्व के बीच का एंगल निकालना होगा तो हमें करना क्या होगा कि दोनों कर्व का हमें क्या निकालना होगा, स्लोप निकाल लेना होगा, और स्लोप निकाल के इस फॉर्मूले पे रख देना होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें दूसरे एंगल की, तो यहां पे लिख सकते हैं कि द अदर एंगल बिटवीन द कर्व लिखिए या टेंजेंट लिखिए, चलिए टेंजेंट इज क्या हो जाएगा, तो एक थीटा हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा 180 माइनस थीटा। समझ रहे ना आप, देखो ऊपर अगर एक थीटा होता है ये,
तो ये लीनियर पेयर है, तो इधर वाला क्या होगा 180 माइनस थीटा नहीं होगा जी। क्लियर है, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ऑर्थोगोनल कर्व के बारे में। ऑर्थोगोनल कर्व क्या होते हैं? देखिए ऑर्थोगोनल कर्व्स जो होते हैं ना, अगर मान लीजिए एक कर्व ये हो गया C1 और दूसरा कर्व ऐसे ले लेते हैं C2, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो P देख रहे हैं, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P से अगर जब आप टेंजेंट खींचोगे, अगर आप टेंजेंट खींचोगे और वो दोनों के दोनों टेंजेंट आपको परपेंडिकुलर दिखे एक दूसरे पर, यानी कि यहाँ पे ये 90 डिग्री फॉर्म करे, जब परपेंडिकुलर होगा तब उस कंडीशन में वो ऑर्थोगोनल कर्व्स कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स इज अ राइट एंगल, अच्छा राइट एंगल, द टू कर्व्स are said to intersect ऑर्थोगोनली। ये कहेंगे कि वो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड द कर्व, और कर्व को क्या करेंगे ऑर्थोगोनल कर्व कहेंगे, एंड द कर्व्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल कर्व्स, और उन कर्व्स को ऑर्थोगोनल कर्व्स कहेंगे। यानी इस कंडीशन में जब परपेंडिकुलर होंगे तो इसका मतलब है कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट, यानी कि कह सकते हैं कि dy/dx ऑफ कर्व C1 और dy/dx ऑफ कर्व C2 वो किसके इक्वल होगा -1 के, क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, ये आप जानते हैं, समझ रहे ना बात को। चलिए तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, अब सीधे एक्सरसाइज में चलेंगे और वहां क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस की नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।